तो स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, मैथ पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्व आकलन प्रदान करता है। तो स्व आकलन डैश प्रदान करता है। स्व आकलन क्या प्रदान करता है? और चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। तो स्व आकलन जो है इनमें से क्या प्रदान करता है और चुनौतीपूर्ण समस्या को हमें सॉल्व करने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, कोई प्रेरणा नहीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। स्व आकलन आंतरिक प्रेरणा हमें प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे अंदर आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों। स्व आकलन क्या है? स्व आकलन स्वयं को आंकने, आकलन करने और समीक्षा करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करना और उसके अनुसार काम करना स्व मूल्यांकन का हिस्सा है। स्व आकलन जो है आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है और चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। स्व आकलन किसी के प्रदर्शन का आकलन करने और तदनुसार उसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया है। स्व आकलन जो है किसी की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है और कमजोरियों को सुधारने में मदद करता है। हमारा स्व आकलन के द्वारा मंदता की पहचान करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे सुधारने में भी मदद मिलती है। स्व आकलन जो है उसके द्वारा व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाने और प्रेरणा को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, स्व आकलन की किस तकनीक में शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन में चूक, पुनरावृत्ति, गलतियों को आदि का पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो स्व आकलन की किस तकनीक के द्वारा विद्यार्थी अपनी जो प्रदर्शन है उसमें कहाँ चूक हुई, यानी कि कहाँ कमी रह गई, या फिर पुनरावृत्ति, गलतियों आदि का पता लगाएंगे। तो किस विधि के द्वारा? ऑप्शन है चिंतन, आत्मविश्लेषण, तुलना या फिर जाँच। तो स्व आकलन की आत्मविश्लेषण विधि के द्वारा विद्यार्थी स्वयं की चूक, प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति, गलतियों आदि का पता लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। आत्मविश्लेषण जो है वह स्व आकलन का पहलू है, जहां शिक्षार्थी प्रदर्शन में चूक, दोहराव, गलतियों आदि का पता लगाने का प्रयास करता है। आत्मविश्लेषण जो है वह किसी के प्रदर्शन का विश्लेषण करना और उसके अनुसार उसमें सुधार करना या उसे संपादित करना आत्मविश्लेषण में शामिल है। आत्मविश्लेषण के द्वारा किसी की गलतियों और लापरवाही की पहचान करने में मदद करता है और उसे सुधारने में मदद करता है। आत्मविश्लेषण से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। आत्मविश्लेषण में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्षमता को बढ़ावा देने और कमजोरियों को सुधारने की अनुमति देता है। आत्मविश्लेषण व्यक्ति के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। तो आत्मविश्लेषण से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में हमने यहाँ जान लिया। अगला प्रश्न है, गणित में स्व आकलन अधिगम में सुधार करेगा, क्योंकि यह डैश। तो गणित में स्व आकलन जो है वो अधिगम में सुधार किस प्रकार से करेगा? ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करता है, उनकी अपनी समझ का निर्माण करता है, आकलन की जानकारी का उपयोग कैसे करें और प्रदर्शन में सुधार कैसे करें जानने में मदद करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ स्व आकलन से जुड़े सभी तथ्य सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। गणित में स्व आकलन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। गणित में स्व आकलन आवश्यक है, क्योंकि इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि बच्चा कहाँ पिछड़ रहा है और सुधार की आवश्यकता क्या है। स्व आकलन भी बच्चों को प्रेरित करता है और उसका कड़ी मेहनत करने और सफल होने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्व आकलन आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। स्व आकलन स्वयं ही समझ का निर्माण करने में मदद करता है। यह बच्चों में मस्तिष्क उद्वेलन और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है। स्व आकलन से बच्चों को यह जानने में मदद मिलती है कि व्यवहारिक उपयोग में मूल्यांकन की जानकारी का उपयोग कैसे करें और प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार से करें। स्व आकलन जो है यह कमजोरियों पर काबू पाने में मदद करके समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम का अनुसरण निगमनात्मक विधि द्वारा किया जाता है? नीचे कुछ उपागम दिए गए हैं, इनमें से किसका अनुसरण निगमनात्मक विधि द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है स्मृतिकरण को हतोत्साहित करना, करके सीखने को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत अधिगम की मांग करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है। व्यक्तिगत अधिगम की मांग करना निगमनात्मक विधि का अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। निगमनात्मक विधि जो है यह व्यक्तिगत अधिगम की मांग करती है। निगमनात्मक अधिगम एक शिक्षक केंद्रित उपागम है, जो प्रत्येक छात्र को सिखाई गई अवधारणा को समझने में मदद करता है। निगमनात्मक अधिगम ज़्यादातर अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए गतिविधियों की मदद से किया जाता है। गतिविधियों में कार्यपत्रक, परीक्षा आदि शामिल हो सकते हैं।
ये गतिविधियाँ व्यक्तिगत अधिगम का आकलन करती है और प्रत्येक बच्चे पर ध्यान केंद्रित करती है। निगमनात्मक अधिगम स्मृतिकरण को प्रोत्साहित करती है और यह लंबे समय तक कुशल साबित हो सकती है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। निगमनात्मक विधि के बारे में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन 1 है, निगमनात्मक विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। कथन 2 है, निगमनात्मक विधि बच्चे को एक सक्रिय शिक्षार्थी मानती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ केवल कथन 1 सही है, क्योंकि निगमनात्मक विधि जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। यूनिसेफ द्वारा एक पहल का समर्थन किया गया है जिसमें बाला बताया गया। बाला का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुक एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड या फिर ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। तो बाला का यहाँ जो समर्थित पूर्ण रूप है वह बिल्डिंग एज लर्निंग एड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। बाला क्या है थोड़ा देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापक शोध के बाद बाला का विचार विकसित किया गया था। बाला जो है इसके द्वारा सर्वांगीण समृद्धि और विकास की सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साक्षरता का वातावरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि में इसका उपयोग किया जाता है। स्कूल से स्थानिक आकांक्षाएं इससे प्राप्त होती हैं या फिर स्कूल अंतरिक्ष में प्राकृतिक व्यवहार प्रदान करता है। इसलिए बाला की अवधारणा जो यूनिसेफ द्वारा समर्थित एक पहल है का पूर्ण रूप बिल्डिंग एज लर्निंग एड होगा। बाला क्या कर सकता है? बाला के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं कि बाला का क्या कार्य है। बच्चों के लिए यह निम्न विकास में मदद कर सकता है: भाषा और संचार कौशल में, गणना कौशल में, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से अमूर्त विचार प्रकट करने में, प्राकृतिक और पर्यावरण का सम्मान करने में, उपलब्ध संसाधनों की क्षमता का एहसास करने की क्षमता प्रदान करता है और फिर बाला अवलोकन की क्षमता का विकास करता है। तो ये सभी बाला के द्वारा बच्चों के विकास में इन सभी क्षेत्रों में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों को भिन्न की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? ऑप्शन है जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, क्रिजनेयर छड़ या फिर गिनतारा। तो यहाँ क्रिजनेयर छड़ जो है यह बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने में सहायक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्रिजनेयर छड़ के बारे में जान लेते हैं। क्रिजनेयर छड़ शिक्षण और गणित अधिगम के लिए शिक्षण सहायक है। एक क्रिजनेयर छड़ के प्रतिनिधित्व वाली संख्या के बराबर वर्ग से बना होता है और छड़ हमें गणित कार्यों की कल्पना करने में मदद करती है। यह सहायता छात्रों को अनुभव प्रदान करती है जो गणित का पता लगाने और गणितीय संकल्पनाओं को सीखने में मदद करता है। इसके द्वारा अंकगणितीय संक्रियाएं, भिन्नों के साथ कार्य और विभाजक ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बालकों में गणितीय त्रुटियां ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है? तो बालकों की गणितीय त्रुटियां जो होती हैं उसे ज्ञात करने के लिए हम किसे आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन है उपचारात्मक परीक्षा, नैदानिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा या फिर स्वभाव परीक्षण। तो नैदानिक परीक्षण के द्वारा हम बालकों की गणितीय त्रुटियों को ज्ञात करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नैदानिक परीक्षण की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। एक नैदानिक परीक्षण छात्र की विशिष्ट शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करता है। इसका उपयोग विशिष्ट सीखने की कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण में आवश्यक चरण निम्नलिखित: उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें परेशानी हो रही है या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा त्रुटियों या सीखने की कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। धीमी गति से सीखने के कारणों की खोज किया जा सकता है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य त्रुटियों का पता लगाना या विशेष सामग्री सीखने में सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है। नैदानिक परीक्षण का ये विशेषता यह भी है कि शिक्षक बुनियादी बातों से शुरू होता है और धीरे धीरे परीक्षा की कठिनाई स्तर को बढ़ाता चला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? तो गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञात। तो यहाँ गणितीय शिक्षण की प्रमुख समस्या कक्षा संचालन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए किसका उपयोग हम आकलन में कर सकते हैं? ऑप्शन है परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, वर्णन अभिलेख, ओलंपियाड। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी। कौन सा राइट है? ए और सी, बी और सी और डी, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और बी, यानी कि परियोजना और क्षेत्र भ्रमण हमारा जो है वो गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स।